हेलो फ्रेंड्स, द लास्ट चैप्टर के आज के एपिसोड में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। यदि आपने बी फार्म, डी फार्म, एम फार्म किया है या फिर बीएससी इन फार्मास्यूटिकल्स या एमएससी इन फार्मास्यूटिकल्स किया है तो कौन कौन से जॉब ऑप्शंस आपके लिए ओपन हो जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम प्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्शन में बेसिकली फॉर्मुलेशंस में आपको काम करना पड़ता है। फॉर्मुलेशंस में टैबलेट आ सकते हैं, कैप्सूल्स आता है, लिक्विड प्रिपरेशंस आती है, लॉजेंजेस और बहुत सारे डोजेज फॉर्म आ सकते हैं। इसके अलावा पेरेंट्रल सेक्शन भी आपको मिल सकता है जो जिसमें इंजेक्टेबल्स आते हैं और ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस यानी आइस में यूज होने वाली मेडिसिन आ जाती हैं। ठीक है, बेसिकली ये दो डिपार्टमेंट या दो सेक्शंस में बटा है, एक मैन्युफैक्चरिंग कोर एरिया और एक पैकेजिंग एरिया। अब मैन्युफैक्चरिंग कोर एरिया क्या है? जब आप रॉ मटेरियल वेयर हाउस से लाते हैं, वहां से लेकर एग्जाम्पल के लिए आप अगर टैबलेट सेक्शन में काम कर रहे हैं, रॉ मटेरियल आपने इशू करवाया, उसके बाद आपने उससे ग्रेन्यूल्स फॉर्म किए, फिर उसके बाद ब्लेंड बनता है, ब्लेंड के बाद कंप्रेशन होकर टैबलेट्स बनती है, फिर वो जो है ब्लिस्टर पैकेजिंग में या स्ट्रिप पैकेजिंग में पैक हो सकती है। इसके बाद में फाइनल उसको बॉक्सेस में या जिस भी तरह का उसका पैकेजिंग स्पेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको उसको पैक करना है। अब इस सारी प्रोसेस को आपको सुपरवाइज करना मेनली आपका काम रहेगा। कोर मैन्युफैक्चरिंग में आपको मैन्युफैक्चरिंग वाला पार्ट देखना है और अगर पैकेजिंग सेक्शन में ड्यूटी है आपकी तो पैकेजिंग का जो मेन पार्ट है वो आपको सुपरवाइज करना है। इस काम को आप करेंगे कैसे? एक बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड या बैच प्रोडक्शन रिकॉर्ड जिसे हम बीपीआर या बीएमआर कह सकते हैं वो आपको मिलता है, वहां पर अवेलेबल होता है और एक स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट होता है। इसमें सारी प्रोसेस रॉ मटेरियल इशुएंस से लेके फाइनल पैकेजिंग तक की सारी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप लिखी होती है और भी बहुत सारी डिटेल्स इसमें होती है जिसको हम बाद में किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसको देखते हुए आपको इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए सारे बैचेस जो है बनाने होते हैं और इन बैचेस की प्लानिंग, मान लीजिए कि किसी पर्टिकुलर पैरासिटामोल टैबलेट उस कंपनी में बनती है जहां आप ड्यूटी कर रहे हैं और वहां पर अगर आपके पास प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट से ऐसा प्लान आता है कि आपको 1 मंथ में इस टैबलेट के इतने बैचेस जिसमें हर एक बैच इतने लाख टैबलेट्स का रहेगा वो आपको बनाकर देना है, तो उसको फॉलो करते हुए कंटिन्यूसली आपको उस प्लान को फुलफिल करना होता है। इसमें आपको पूरी तरह से सुपरविजन का काम करना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वालिटी एश्योरेंस की। क्वालिटी एश्योरेंस में भी बेसिकली दो सेक्शंस होते हैं, या तो आपको आईपीक्यूए में काम करना होगा या फिर क्वालिटी एश्योरेंस डॉक्यूमेंटेशन में। आईपीक्यूए की पहले हम बात करते हैं। जैसे कि नाम से पता चलता है, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल। आपको जो प्रोसेस चल रही है उस प्रोसेस के हर स्टेप में रखनी है अपनी पैनी नजर और आपको डोजेज फॉर्म के अकॉर्डिंग उसके एवेल्युएशन के लिए डिफरेंट जो पैरामीटर्स दिए हैं उनको एवेल्युएट टाइम टू टाइम करते रहना है। पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में 1 घंटे में या 2 घंटे में वो वहाँ पे डिसाइडेड होता है, आपको टेस्ट प्रोसीजर्स में मिलता है। इसमें आपको जैसे एग्जांपल के लिए टैबलेट अगर सेक्शन है आपके पास तो उसमें आपको वेट वेरिएशन मेनली देखना है, डिसइंटीग्रेशन देखना है, डिसोल्यूशन देखना है, फ्राइबिलिटी देखना है, हार्डनेस देखना है। इस तरह के कैप्सूल में सबसे मेन होता है वेट वेरिएशन। सिरप की अगर बात करें हम तो फिल्ड कंटेंट उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सील वगैरह चेक करनी होती है। ये इस तरह के जो है पैरामीटर्स आपको इसमें चेक करने होते हैं और इसलिए आपको प्रोडक्शन फ्लोर पे, जिसे हम शॉप फ्लोर कहते हैं, वहां पर आपको प्रेजेंट होकर ये वाला काम करना पड़ता है। अब आते हैं क्वालिटी एश्योरेंस डॉक्यूमेंटेशन की तरफ। इसमें भी कई सब सेक्शंस होते हैं वैसे तो, बट आपको हो सकता है कि कुछ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ जाए, मास्टर डॉक्यूमेंट्स बनाना पड़ जाए, या फिर आप क्वालिटी कंट्रोल जो काम कर रहा है उनके डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू कर सकते हैं, वैलिडेशन के डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू कर सकते हैं, या रेगुलेटरी अफेयर्स को जो डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवाना है वो भी आप कभी कभी रिव्यू कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें कंप्यूटर स्किल्स की जरूरत पड़ती है और क्वालिटी एश्योरेंस में डिफरेंट टाइप के डॉक्यूमेंटेशन आपको करने पड़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है वहां पर वो बेसिकली केमिकल टेस्टिंग से जुड़ा हुआ है। क्यूए सेक्शन वाले जो पर्सन्स होते हैं वो वहां से सैंपल निकाल के, ब्लेंड का सैंपल हो सकता है, फिनिश्ड प्रोडक्ट का सैंपल हो सकता है, वो सैंपल्स निकाल के और क्यूसी डिपार्टमेंट को भेजते हैं। क्यूसी डिपार्टमेंट इस पर केमिकल्स टेस्टिंग परफॉर्म करता है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेस्टिंग होती है अस्से जिसे हम कहते हैं, या फिर परसेंटेज प्योरिटी उसे हम बोल सकते हैं। मतलब आपके डोजेज फॉर्म में
जो एक्टिव ड्रग है उसका कंटेंट उतना ही होना चाहिए जितना कि लेबल क्लेम पर है, ना ही उससे ज़्यादा और ना ही उससे कम। इसके लिए जो टेस्ट परफॉर्म किया जाता है उसे ऐसे कहता है, सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट है। इसके अलावा सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि HPLC, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, जेल क्रोमेटोग्राफी, IR UV स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स और भी कई तरह के सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स पर आपको यहाँ पे काम करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको इक्विपमेंट्स पर ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D सेक्शन जिसे हम कहते हैं। R&D डिपार्टमेंट में आपको रिसर्च एसोसिएट की तरह काम करने को मौका मिल सकता है, रिसर्च असिस्टेंट की तरह काम करने के लिए मौका मिल सकता है। ये डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पर। बट बेसिकली ये जो डिपार्टमेंट है ये M.Pharms के लिए है। B.Pharm होने के बाद आपका यहाँ पे काम नहीं चलेगा। M.Pharm या M.Pharm ऑनवर्ड्स PhD वगैरह होना चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में मेनली मॉलिक्यूल्स डेवलप किए जाते हैं, नए ड्रग के मॉलिक्यूल्स डेवलप किए जाते हैं। जब ये मॉलिक्यूल डेवलप हो जाते हैं सेटिस्फैक्टरीली, इसके बाद फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जिसे हम FND कहते हैं उसे इन्फॉर्म कर दिया जाता है। वो सारा जो प्रोसेस है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है, सारे डिटेल्स ट्रांसफर कर दी जाती है। और फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट की फिर ये ड्यूटी होती है कि उस एक्टिव ड्रग को लेकर जो R&D ने बनाया है, उस एक्टिव ड्रग को लेकर अब इसका डोजेज फॉर्म कैसे बनाया जाए, फॉर्मुलेशन कैसे किया जाए, उसमें कौन से जो डाइल्यूएंट्स हैं दूसरे वो ऐड किए जा सकते हैं, कितनी मात्रा में ऐड किए जा सकते हैं जिससे कि एक डोजेज फॉर्म में वो कन्वर्ट हो सके। ये काम FND का होता है। और फिर प्रोसेस डेवलपमेंट के काम भी इससे जुड़े हुए होते हैं जो कि इसके साथ में पैरेलली चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं रेगुलेटरी अफेयर्स की। जैसा कि आप जानते हैं मेडिसिन डायरेक्टली अफेक्ट करती है ह्यूमन हेल्थ को, और अगर ये सेफ ना हो तो किसी की जान भी ले सकती है। इसीलिए इस पर कंट्रोल रखने के लिए रेगुलेटरी बॉडीज़ बनाई गई हैं। यदि डोमेस्टिक मार्केट में आपकी सप्लाई है, यानी जिस कंट्री में आप मेडिसिन बना रहे हैं और वहीं पर सप्लाई कर रहे हैं, तो नेशनल हेल्थ रेगुलेटरी बॉडीज़ हो सकती हैं, स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी बॉडीज़ हो सकती हैं। उनके सामने आपको ये प्रूफ करना होता है कि आप जो मेडिसिन बना रहे हैं और सप्लाई कर रहे हैं वो प्रॉपर इफेक्टिव हैं और सेफ हैं। यदि एक्सपोर्ट के लिए आप जाना चाहते हैं या कोई कंपनी ऐसी है जो पहले से एक्सपोर्ट कर रही है मेडिसिन, तो जिस कंट्री में एक्सपोर्ट कर रही है उसके पर्टिकुलर रेगुलेटरी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको अपने प्लांट में प्रोडक्शन करवाना होगा, उनके नॉर्म्स के अकॉर्डिंग करवाना होगा। और इस गाइडलाइंस में मेनली आती हैं MHRA हो सकता है, USFDA हो सकता है। MHRA यूरोप मार्केट के लिए होता है, USFDA US के लिए है, TGA है, और भी कंट्री वाइज अलग अलग गाइडलाइंस होती है जो वो आपको प्रोवाइड करते हैं। और उसके अकॉर्डिंग आपको डॉक्यूमेंटेशन भी करना होता है और उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन करना होता है। वो डॉक्यूमेंट्स के सारे प्रूफ आपको वहाँ सबमिट करने होते हैं रेगुलेटरी बॉडीज़ को। और अगर इसके बाद में उनकी कोई क्वेरी होती है तो फिर उसको भी सॉल्व करना पड़ता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मार्केटिंग की। जैसा कि आप जानते हैं किसी भी कंपनी को अपनी सेल बढ़ाने के लिए एक पर्टिकुलर एरिया में एक बड़ी टीम की रिक्वायरमेंट होती है और काफ़ी सारे मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स की रिक्वायरमेंट होती है। इसलिए हमेशा इसके जॉब्स भी ज़्यादा अवेलेबल होते हैं और मार्केटिंग में जाना कंपेरेटिवली थोड़ा सा ईजी है जॉब्स की ज़्यादा अवेलेबिलिटी के कारण। इस पर्टिकुलर फील्ड में आपको जो है डॉक्टर्स के साथ, फिजिशियंस के साथ, केमिस्ट, ड्रगिस्ट, रिटेलर, होलसेलर्स के साथ रिलेशन डेवलपमेंट करके और सप्लाई को, मेडिसिन की सेल को बूस्टअप करना होता है। ये तो बात है फील्ड वर्क की। इसके अलावा एक और डिपार्टमेंट है वो मार्केटिंग एनालिसिस कहलाता है और इसमें भी आप जा सकते हैं। यहाँ पर्टिकुलरली एक टीम के साथ आपको काम करना होता है। जब किसी न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करना होता है तो उसके लॉन्च करने की प्लानिंग क्या होगी, टाइम क्या होगा, किस तरह से वो लॉन्च किया जाएगा, या किसी पर्टिकुलर एरिया से डिमांड ज़्यादा आ रही है या कम क्यों आ रही है, इसका एनालिसिस होता है। और वहाँ पर सप्लाई अगर ज़्यादा है तो किस तरह से प्रोवाइड कराई जाए, और अगर कम है तो क्यों, किस तरह से वहाँ पे सप्लाई डिमांड बढ़ाई जाए, इसका भी प्लानिंग ये डिपार्टमेंट करता है। और यही वो डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग ही वो डिपार्टमेंट है जो प्रोडक्शन प्लानिंग बनाता है और पूरा मंथली प्लानिंग बनाकर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देता है, जिसके अकॉर्डिंग सारा मंथ जो है प्रोडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट आता है वो है क्लिनिकल रिसर्च। जैसा कि आप जानते हैं जो भी दवाइयाँ फार्मास्यूटिकल कंपनी में प्रोड्यूस हो रही हैं उसका ह्यूमन पे जब हम ट्रायल करते हैं वो क्लिनिकल रिसर्च डिपार्टमेंट का काम होता है। इसमें मेनली आप क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट का काम कर सकते हैं, क्लिनिकल रिसर्च इन्वेस्टिगेटर्स होते हैं, क्लिनिकल रिसर्च ऑडिटर्स होते हैं, डेटा एनालिस्ट होते हैं, बहुत सारी पोस्ट हैं, डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस और आपके इंटरेस्ट के ऊपर। क्लिनिकल रिसर्च में बेसिकली
जो ड्रग ट्रायल्स होते हैं उसके फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 4 तक भी ट्रायल्स होते हैं, और उसका जो फाइनली रिपोर्ट्स होती हैं उसके आधार पे ये डिसाइड किया जाता है कि ये ड्रग सेफ़ है या नहीं, एफिकेशियस है या नहीं, और ह्यूमन सप्लाई के लिए मार्केट में भेजी जा सकती है या नहीं। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है फार्माकोविजिलेंस। जैसे कि नाम से ही पता है, इसका काम होता है मॉनिटरिंग करना। बट मॉनिटरिंग किस चीज़ की? ड्रग सेफ है या नहीं ह्यूमन यूज़ के लिए, और ड्रग के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं या हैज़ार्डस इफ़ेक्ट्स हैं उसका एक प्रोफाइल तैयार किया जाता है कि यदि वो हैज़ार्डस है तो कितने हैं, किस हद तक है, और किस लिमिट तक ह्यूमन यूज़ के लिए सेफ़ हैं। जब क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, फ़ेज़ 4 ट्रायल के बाद मार्केट में न्यू ड्रग्स लॉन्च कर दी जाती है, तो उस पर भी फार्माकोविजिलेंस कंटिन्यूस मॉनिटरिंग रखता है और ये ऑब्जर्व करता है कि यदि ड्रग अच्छा परफॉर्म कर रही है तो कोई बात नहीं, और अगर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, इसको लेके कोई बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कोई बड़े साइड इफ़ेक्ट्स हैं या हेल्थ सेफ्टी के लिए ठीक नहीं है, तो रिकॉल भी ड्रग का कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिकल राइटिंग की। मेडिकल राइटिंग या जिसे साइंटिफिक राइटिंग भी कहा जाता है, इसमें मेनली 3-4 टाइप की राइटिंग होती है। पहला होता है रेगुलेटरी राइटिंग। क्लिनिकल ट्रायल्स के डिफरेंट फेजेस में होने के बाद एक बहुत बड़ा डेटा जनरेट होता है, इसको सिस्टमैटिक फॉर्म में उस इंफॉर्मेशन को एक रिपोर्ट के फॉर्म में बनाकर रेगुलेटरी बॉडीज़ को सबमिट करना पड़ता है, तो ये काम मेडिकल राइटर्स करते हैं। इसके अलावा पब्लिकेशन राइटिंग भी होता है। पब्लिकेशन राइटिंग के लिए जो साइंटिफिक पेपर पब्लिश करने के लिए लोग ट्राई करते हैं, उनको प्रॉपर पीयर रिव्यू करके प्रॉपर फॉर्मेट में, जिसमें कोई मिस्टेक ना हो, प्रूफ रीडिंग का भी रोल है इसमें, इस तरह से उसको तैयार करते हैं कि वो रेडी टू पब्लिश बन जाए। फिर इसके बाद में आता है प्रमोशनल मटेरियल्स भी मेडिकल राइटर्स तैयार करते हैं, जैसे किसी कंपनी को एडवर्टाइजिंग मटेरियल या फिर फ्लायर्स, ब्रोशर्स, इस तरह का कुछ चीज़ तैयार करवानी है, या फिर अपनी कंपनी के लिए ब्लॉग्स हो गए, आर्टिकल्स हो गए, ये लिखवाना है, तो ये भी मेडिकल राइटर का काम है। इसके अलावा मेडिकल केस रिपोर्ट्स, मतलब किसी पेशेंट की डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, उसकी पैथोलॉजिकल सारी डिटेल्स, अगर उसने कुछ टेस्ट करवाए हैं, या फिर प्रॉपर रिपोर्ट के फॉर्म में भी मेडिकल राइटर्स जनरेट करते हैं। इसमें कंप्यूटर स्किल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इसके अलावा मेडिकल टर्मिनोलॉजी का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेडिकल कोडिंग की। मेडिकल कोडिंग एक्चुअली एक अल्फ़ा न्यूमेरिक कोडिंग सिस्टम होता है। ये किसी कुछ पर्टिकुलर गाइडलाइंस के हिसाब से बनाया जाता है। इसमें होता क्या है, ये पेशेंट, इंश्योरेंस कंपनीज जो मेडिकल क्लेम प्रोवाइड करवाती है, और पेशेंट, इनके बीच में एक ब्रिज का काम करता है मेडिकल कोडिंग। एग्जाम्पल के लिए समझिए, किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट चल रहा है, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, अब उसको जो है अपना रिइम्बर्समेंट क्लेम करना है इंश्योरेंस कंपनी से। उसका जितना भी डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, उसके सारे प्रिस्क्रिप्शन, नर्सिंग नोट्स, और इसके अलावा जितने भी उसके सीटी स्कैन, मान लीजिए एमआरआई है, पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स है, ये सारा डेटा जब मिलाकर हम देखते हैं तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत बड़ा डेटा जनरेट होता है। इस कॉम्प्लेक्स डेटा को किसी को प्रोवाइड कराना, किसी को सेंड करना बार बार, या इस तरह के कुछ उसको यूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए उसको पर्टिकुलर कोडिंग सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कुछ पर्टिकुलर कोड है, उसका मतलब हाई हाइपरटेंशन हो सकता है, कोई पर्टिकुलर कोड है, उसका मीनिंग डायबिटीज़ हो सकता है। इस तरह से एक कॉम्प्लेक्स डेटा को शॉर्ट फॉर्म में बना दिया जाता है, ताकि वो किसी को प्रोवाइड कराने के लिए इजी हो। बेसिकली मेडिकल कोडिंग और मेडिकल राइटिंग के लिए बी फार्म, डी फार्म, एम फार्म में एज सच कोई फॉर्मल सब्जेक्ट नहीं होता है। इसके लिए आपको एड ऑन कोर्सेज या फिर कुछ सर्टिफिकेशन कोर्सेज कर लेना ही ठीक होता है। फार्मेसी एकेडमिक्स मतलब कॉलेज में एज ए लेक्चरर, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर या प्रिंसिपल, इन पोस्ट पे आप काम कर सकते हैं। बट इसमें बी फार्म से काम नहीं चलेगा। अगर आपको एकेडमिक्स में जाना है तो मिनिमम क्वालिफिकेशन एम फार्म होती है, और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन उसके आगे पीएचडी, पोस्ट डॉक और आगे तक आप जा सकते हैं। इसके अलावा वहाँ पर आपको जो आपका वर्क प्रोफाइल होगा, वो टीचिंग, प्रैक्टिकल्स करवाना है स्टूडेंट्स को, और उनके जो भी करियर रिलेटेड दूसरे तरह की जो भी नॉलेजेस हैं वो उनको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराना, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। नेक्स्ट आता है फार्मासिस्ट। इस प्रोफाइल को आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं आई थिंक। फार्मासिस्ट बड़े बड़े जो हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी रखे जाते हैं। उनका जो मेडिकल स्टोर है उसमें 2 से 3 फार्मासिस्ट रखे जाते हैं, और गवर्नमेंट सेक्टर के सारे हॉस्पिटल्स में फार्मासिस्ट रखे जाते हैं।
इस प्रोफाइल में आपको प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग सही तरीके से ड्रग को डिस्पेंस करना, पेशेंट को डोजेज फॉर्म के बारे में और डोज एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना, डॉक्टर्स के साथ लाइजनिंग करना अगर ज़रूरत पड़े तो। इसके अलावा स्टोर में इन्वेंट्री को बनाए रखना और स्टोर मैनेजर की पोस्ट वगैरह भी मिल सकती है। इस तरह के काम भी आपको स्टोर को फुल्ली मैनेज करने का प्रोफाइल भी मिल सकता है और ड्रग को डिस्पेंस करने का काम भी इसमें मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। किसी और टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। वो वीडियो मैं आपको 3 दिन में प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।